नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, जनवरी 2025 का पार्ट 2 लेकर के आ चुका हूँ। पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 तारीख से 15 तारीख तक का जनवरी का करंट अफेयर रिवाइज किया था। अब हम लोग पार्ट 2 में 16 जनवरी से 31 जनवरी तक के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, डिटेल से होने वाली है। अच्छा, ऐसे सभी वीडियोज, पीडीएफ, क्विज, ये सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएंगी। चाहे मंथली हो, चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, सब बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लो। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चंस रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन रहेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसकी सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। 2024 की अलग प्लेलिस्ट है, 2025 की अलग प्लेलिस्ट है मंथली करंट अफेयर की। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारी वीडियोस आप देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को मजबूत करने के प्रयासों के तहत कितनी नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो सीआईएसएफ में 2 नई बटालियन को मंजूरी मिली है। और इस हिसाब से सीआईएसएफ की टोटल स्ट्रेंथ अब बढ़कर के हो गई है 2 लाख। स्ट्रेंथ टच टू 2 लाख। तो अब सीआईएसएफ में 2 लाख सैन्य कर्मी हैं टोटल, है ना। अब 13 बटालियन थी पहले, 2 बटालियन और बढ़ी तो कितनी कुल बटालियन हो गई? 15। ठीक है। अब एक बटालियन में 1025 कर्मी हैं, तो आप अंदाजा लगा लो। ठीक है। तो अब सीआईएसएफ की कुल ताकत बढ़ गई है। सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। आरएस भट्टी इसके महानिदेशक हैं। आदर्श वाक्य यानी मोटो है इसका सुरक्षा और संरक्षण। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो बताना सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है। अगला, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ। इसका कौन सा संस्करण था ये? तो अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव प्रत्येक वर्ष ये होता है कहां पर? छत्रपति संभाजी महाराज नगर में, जिसे पहले हम लोग औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, जानते थे। वहीं पर तो है अजंता एलोरा की गुफाएं, है ना। तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यहाँ पर होता है। इस बार इसका था 10वां संस्करण जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। यहाँ कहीं लिखा है क्या? ये 15 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित हुआ 10वां संस्करण था। यहाँ नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर 10वां संस्करण था ये। और साई परांजपे का नाम याद रखना, क्योंकि ये पद्म भूषण सम्मानित है और इनको इसमें सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान होता है ना, इसमें पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो दिया गया है इस बार का। तो पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपसे पूछा जाएगा, साई परांजपे को मिला है। ठीक है। अगला, 15 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने कहां पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया? तो 15 जनवरी का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेना दिवस होता है। सेना दिवस के दिन पीएम मोदी ने अभी मुंबई में जाकर के 2 नौसैनिक जहाज और एक सबमरीन, इसको देश को सौंपा, या कहें कि राष्ट्र को सौंपा, देश की सेनाओं को सौंपा है। इसका इनॉग्रेशन किया है, या कहें सेना की भाषा में कहें तो कमीशन किया है इसको। ठीक है। तो अब ये तीनों कौन कौन से हैं? एक है विध्वंसक पोत आईएनएस सूरत, फ्रिगेट है आईएनएस नीलगिरी, और पनडुब्बी यानी कि सबमरीन है आईएनएस वाक्सीर। सब में देखो कॉमन आपको आईएनएस आईएनएस मिल रहा है। आईएनएस का मतलब क्या हुआ? आईएनएस का मतलब हुआ इंडियन नेवल शिप, यानी ये भारतीय नौसेना का शिप है। भारतीय नौसेना को दिया गया है, वही यूज करेगी। अगर ऐसा ही कोई शिप आईसीजीएस को दिया जाता, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया जाता, तो उसके सामने आईसीजीएस लगा रहता। आईसीजीएस मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ठीक है। चलिए आगे, टेनिस के इतिहास में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले कौन खिलाड़ी बने? जीतने वाले तो आपको याद करवा दिया हूं मैंने। मैं सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले कौन हैं, तो वो भी अब वही हैं। ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा। नोवाक जोकोविच के ही नाम सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड है, और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का भी अब रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। इन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने टोटल 430 से ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेल लिए हैं। ध्यान रहे, ग्रैंड स्लैम मैच की बात हो रही है, ठीक है ना। एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कई सारे मैच होते हैं, तब जाकर के फाइनल पहुंचता है कोई खिलाड़ी। तो यहाँ पर रोजर फेडरर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, जो जो 429 खेले थे, 430 ये खेल लिए हैं। अब आगे भी खेल रहे हैं क्योंकि अभी तो इन्होंने संन्यास लिया नहीं है। और ऑलरेडी इनके नाम 24 सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। तो 24 ये जीएस जीत चुके हैं, ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ठीक है ना, इनका नाम याद रखना आप। चलो अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन तब तो हो गया होगा, बिल्कुल हो गया है। जीता कौन है? जीते हैं कौन? जेनेनिक सिनर।
जेनिक सिनर, इनका नाम याद रखना। और कीज जो है मेडिसन कीज, ये जीती हुई हैं महिलाओं का। तो बाकी सब मैंने बता दिया आपको। अगला, जनवरी 2025 में किस देश ने तरुण दास को ऑनररी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया? तरुण दास को उस देश ने अपने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। कौन सा देश है वो? सिंगापुर। सिंगापुर ने तरुण दास को सम्मानित किया है। देखिए, ये सीआईआई के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। सीआईआई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इसके पूर्व निदेशक, पूर्व महानिदेशक तरुण दास सम्मानित किए गए हैं। इससे पहले भी 2004 में भी ये सिंगापुर द्वारा सम्मानित किए गए थे। सिंगापुर पब्लिक सर्विस मेडल इनको मिला था, है ना। एक्चुअली में जो लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई भारत की, उस लुक ईस्ट पॉलिसी को डेवलप कराने में इनका बड़ा योगदान रहा था। इससे सिंगापुर को भी फायदा हुआ, भारत को भी फायदा हुआ, इसलिए इनको सिंगापुर में सम्मानित किया गया है। खैर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आपके पास ई बुक लाई गई है। इस बार की ई बुक ना और जबरदस्त है। मतलब जैसे देखो, हम लोग 4 साल से 5 साल से ई बुक लॉन्च कर रहे हैं, और ई बुक लॉन्च करने में हम लोग लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। इस बार का ई बुक में ना खूब ढेर सारा ग्राफिक्स, खूब ढेर सारा इमेजेस यूज किया गया है। आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाली है। और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार की ई बुक मैं चाहता हूँ सब लोग पढ़ें। और इसलिए इस बार की जो ई बुक है, इंडेक्स आप देख सकते हो किस प्रकार से ये इंडेक्स है, कहाँ पर चार्ट यूज किया गया, कहाँ ग्राफ यूज किए गए हैं, कहाँ क्वेश्चंस यूज किए गए हैं, सब आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इतने सारे कंटेंट को, ऐसे तो हमारी ई बुक पर मंथ की आती थी 20 रुपए में, लेकिन अब ये मंथली ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो अवेलेबल है, वो आपको मात्र 2 दिनों के लिए मिल रही है 10 रुपए में। आप इसको एमजेटी ऐप से जाकर के परचेज कर सकते हो। ध्यान रहे, सिर्फ 2 दिनों के लिए ये ऑफर है, सिर्फ 2 दिनों के लिए। फटाफट से जाओ, इसको परचेज करो। एमजेटी ऐप से जिनको लेने में दिक्कत आ रही है, नहीं ले पा रहे हो, वो तुरंत मैसेज करें व्हाट्सएप पर 7235939467। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप करोगे तो आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा, आप वहां से पेमेंट करके व्हाट्सएप पर ही ई बुक ले सकते हो। ठीक है ना। तो जनवरी की ई बुक है ये, और खूब डिटेल में है। तो आप जाइए, पढ़िए, इसका आनंद लीजिए। जबरदस्त कंटेंट है इस बार तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट में तो एमजेटी एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, दावे के साथ। अफोर्डेबल एजुकेशन और अफोर्डेबल प्राइजेस में इतने ज्यादा कंटेंट। हाल ही में कौन से वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली? तो 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है भाई। इसको तो मैंने वीडियो बना करके आपको बताई ही थी, अच्छे से समझाया ही था। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने वाला है। हालांकि अभी फिटमेंट फैक्टर वगैरह की अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि कितना बढ़ेगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, ये सब जानने के लिए आप 8वें वेतन आयोग वाली वीडियो देख लेना। खैर, टॉपिक पर इस पर बात ये करते हैं कि अभी ये मंजूरी मिली है, अभी आयोग का गठन भी नहीं हुआ है। अब आयोग का गठन होगा, फिर आयोग की रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट फिर लागू की जाएगी, तब सैलरी बढ़ेगी। तो अभी ये सब प्रोसेस होने में 1 साल हो जाएगा, 1 साल लग जाएगा। तो 2026 के बाद से 8वां वेतन लागू हो जाएगा। ठीक है ना। तो 8वां वेतन आयोग से फायदा किसको होगा? जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं, उनको मिलेगा। हाँ, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो परेशान ना हो। जब केंद्र सरकार लागू करती है, तो राज्य सरकारें भी धीरे धीरे करके लागू करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि मजबूरी बन जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है सरकारों पर। ठीक है। चलिए, पिछला वाला आया था 2016 में 7वां वेतन आयोग, अब 8वां आएगा 2026 में, है ना। हर 10 साल में लगभग में लागू होता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत है 25वें स्थान पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक फ्यूचर स्किल के मामले में भारत ओवरऑल में 25वें पर है। हालांकि कुछ कैटेगरी में भारत दूसरे स्थान पर भी पहुंच गया है ना। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। यहाँ पर देखो, क्यूएस के द्वारा ये वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जारी किया गया, और इसमें कई प्रकार के कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें आप देखो स्किल फिट में 37वें पर हैं, एकेडमिक रेडीनेस में 26वें पर हैं, फ्यूचर ऑफ वर्क में दूसरे पर हैं, ये फ्यूचर ऑफ वर्क याद रखना। इसके अलावा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में 40वें पर, ओवरऑल में हम हैं 25वें पर। ठीक है। टॉप पर कौन है भाई? तो टॉप पर है यूनाइटेड किंगडम, सेकंड पर यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड पर है कनाडा। ठीक है। डिटेल कंटेंट मिलेगा, 100% कंटेंट मिलेगा। कोई भी एग्जाम में आप क्यों ना बैठ रहे हो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये पैमाने हैं जिनके बाद इनको मिला हुआ है। अगला, हाल ही में किसको उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं विनीत जोशी।
इनको एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी तगड़ा अनुभव है, काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। ये सीबीएसई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ये एनटीए के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नेट वगैरह का एग्जाम कराती है, इसके भी महानिदेशक रह चुके हैं। मणिपुर के मुख्य सचिव थे ये, और अब इनको शिक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त किया हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया? भाई पहला खो खो विश्व कप हुआ, और पहला खो खो विश्व कप जो हुआ इसको खूब अच्छे से प्रमोट किया गया, ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया था। नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और महिलाओं की टीम ने और पुरुषों की टीम ने, दोनों ही भारतीय टीमों ने जीत लिया, और दोनों ही भारतीय टीमों ने दोनों ही नेपाल की टीमों को हरा कर जीता। तो भारत की दोनों टीमें नेपाल की दोनों टीमों को हरा करके जीत गई हुई हैं। ठीक है ना, तो देखो विमेंस टीम भी जीत गए हैं, और भाई मेंस टीम भी जीत गए हुए हैं। तो यहाँ पर विमेंस दिया गया है, चलो मैं मेंस भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर याद रखना, महिला और पुरुष दोनों भारत जीता, दोनों भारत जीता। ठीक है ना, पिछले पार्ट में मैंने पुरुष वाला बताया था, ये इस पार्ट में महिला वाला बता रहा हूँ, तो दोनों यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो और दोनों आपको याद रह सके। ठीक है, अलग अलग जगह ना मिलाना पड़े। खैर, नेपाल उपविजेता रहा है दोनों में। पहला संस्करण था 13 से 19 जनवरी को, हुआ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। तेजस और तारा, ये इसका शुभंकर था। मस्कट, मस्कट जिसे कहते हैं, मस्कट भी पूछा जाता है। ठीक है, और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है सुधांशु मित्तल। सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित करने की घोषणा की है? दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन ये बना रहा है भारत। भारत ने क्लेम किया है, वो भी कहां पर, संसद में। अश्वनी वैष्णव जी ने, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई भारत जो है ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंजन बना रहा है, हाइड्रोजन इंजन। हाइड्रोजन इंजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी बनाया था, लेकिन हम लोग जो बना रहे हैं, नॉट फर्स्ट बट फास्ट एंड पावरफुल, हम लोग पावरफुल बना रहे हैं, और इंजन ऐसा होगा जो भागेगा खूब तेज। ठीक है, 1200 हार्स पावर वाला होगा, आउटपुट वाला। चलिए, तो पहला ट्रायल इसका हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर करने की योजना अभी है। अभी वर्तमान में 4 देश हैं जिनके पास हाइड्रोजन इंजन वाले ट्रेन इक्विपमेंट हैं। जर्मनी, चीन, फ्रांस और स्वीडन। जर्मनी बना था पहला देश। ठीक है, ये बना था पहला देश, ये याद रखना, पहला देश बना था जर्मनी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन। हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र अभी स्थापित किया गया है, तो कहां पर किया गया होगा? जहां पर इस समय सबसे ज्यादा महादेव की पूजा हो रही है, कहां पर हो रही है? महाकुंभ। महाकुंभ कहाँ लगा है? प्रयागराज में। तो प्रयागराज के महाकुंभ में महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना की गई है, जहां पर 151 आचार्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगातार कर रहे हैं। ठीक है, और मकर संक्रांति के अवसर से ये कर रहे हैं। खैर, झूसी हवेलिया प्रयागराज में ये हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। अगला, हाल ही में किस राज्य में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? पुरातत्व की बात आ गई, पुरातत्व की बात आ गई तो भाई कहाँ जाओगे? पुरातत्व की बात मैंने आपको कई बार याद करवाया है। पुरातत्व आया, विरासत आई, तो आपको भाग के जाना है कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में सब कुछ पुराना पुराना वाला है। क्या क्या है भाई? लोथल है, धौलावीरा है ना, बहुत सारी ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स हैं। धौलावीरा को आपने देखा कि उसे शामिल किया गया था यूनेस्को की हेरिटेज साइट में। भारत का पहला यूनेस्को हेरिटेज साइट जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, भारत का ही नहीं दुनिया का, मतलब उस सभ्यता से रिलेटेड कोई ऐसी धरोहर जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट बनी है, धौलावीरा बना था। अच्छा, इसके अलावा लोथल में क्या बनाया जा रहा है? समुद्री विरासत संग्रहालय बनाया जा रहा है ना, और समुद्री विरासत पार्क कह सकते हो, वो बनाया जा रहा है। और पुरातत्व अनुभवात्मक ये संग्रहालय भी, ये भी बनवाया जा रहा है। कहाँ पर? गुजरात लगा दो आप, इतने पॉइंट याद रखना। अगला, तो वडनगर गुजरात में हो रहा है। वही गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। 12,500 स्क्वायर मीटर में है, 298 करोड़ की खर्च के बनाया जाएगा। जनवरी 2025 में किस देश ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को अपनी पहली परीक्षण उड़ान पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? भाई जैसे आपको फाल्कन 9 याद हो गया है, फाल्कन 9 जैसे याद हो गया है, फाल्कन 9 याद हो गया है, याद है ना? नहीं याद है? फाल्कन 9 याद है आपको, याद होना चाहिए। ये स्पेस एक्स का रॉकेट है, और ये दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट है।
रीयूजेबल रॉकेट है, यूजेबल, ठीक है ना। ऐसे ही रीयूजेबल बनाया है न्यू ग्लेन रॉकेट। न्यू ग्लेन रॉकेट अब से याद कर लो, किसका है? ब्लू ओरिजिन का। किसका? ब्लू ओरिजिन का। ब्लू ओरिजिन जो है ये कौन सी कंपनी है, किसकी कंपनी है? ये है टकलू चाचा की। ब्लू ओरिजिन कंपनी जो है ये है किसकी? जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस की। ये कौन है? अमेजन के फाउंडर हैं। अमेजन कंपनी जो यूज करते हो ना, उसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनकी ब्लू ओरिजिन कंपनी है, ठीक है। आगे, तो ये न्यू ग्लेन रॉकेट जो है ये लॉन्च किए हैं। पहली उड़ान परीक्षण है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अमेरिकी जॉन ग्लेन के नाम पर इसका नाम न्यू ग्लेन रॉकेट रखा गया है, ठीक है। तो ये भी जाएगा, आदमियों को लेकर आएगा। जनवरी 2025 में किसको सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके नए डायरेक्टर जनरल ये होंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जीपीएस है ना, जीपीएस देखो, जीपीएस, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो ये अपॉइंट किए गए हैं सीआरपीएफ के चीफ। 30 नवंबर 2027 तक रहेंगे, सेवानिवृत्ति की तारीख तक या फिर कोई अगले आदेश तक। एसपीजी और एनआईए के ये में काम कर चुके हैं। सीआरपीएफ भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेज है। 1939 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम है भाई। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ होगी? जहाँ उसका हेडक्वार्टर है। तो ये हेडक्वार्टर है दावोस में, स्विट्जरलैंड में। यही आप लगा दिया करना, ठीक है। तो 5 दिनों की ये थी। उर्सुला वंडर लेयन जो कि यूरोपियन आयोग की, यूरोपियन यूनियन की, ईयू की अध्यक्ष हैं, ये भी इसमें गई हुई थी। बहुत सारे बड़े बड़े इसमें पर्सनालिटी हुए थे शामिल। भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव जी गए हुए थे। 20 से 24 जनवरी तक ये हुआ आयोजन। अगला, वैसे WEF का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। क्लाउस श्वाब इसके अध्यक्ष हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? वर्जिन नारियल ऑयल ये है अंडमान निकोबार में उगाया जाता है स्पेशल तौर से। तो इसको मिला हुआ है क्या? जीआई टैग। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है ना। वर्जिन ऑयल को वर्जिन कोकोनट ऑयल को 19 जनवरी 2025 को मिला है। जीआई टैग के बारे में आप जानते हो कि 1999 में इसके लिए बिल लाया गया था और ये बिल 2003 में जाकर एक्ट बना। तो इसीलिए नाम तो हम लोग पुराना वाला करते हैं, है ना। तो भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 कहा जाता है, इसके तहत दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट लेने के लिए, चेन्नई में है, ठीक है। और 10 साल के लिए वैलिड होता है, एक बार जीआई टैग मिलता है तो। जीआई टैग मिल जाने से प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बढ़ जाती है, ब्लैक मार्केटिंग रुक जाती है। अगला, कमेंट करके मुझे बताओ पहला प्रोडक्ट कौन था जीआई टैग पाने वाला भारत का? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में, ज्यादा इजी पूछ लिए क्या? ये बताओ सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है? किस राज्य के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता हुआ है? इंडिया ओपन बैडमिंटन, इसका पुरुष एकल जीत लिया विक्टर एक्सल सेन ने। विक्टर एक्सल सेन ने, ठीक है। तो ये जीत गए, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, तीसरी बार जीते हुए हैं। पुरुषों का ये जीते हैं, महिलाओं का जीती हैं एन से यंग, एन से एंग, एन से एंग, एन से एंग, अंग से। चलिए, 14 से 19 जनवरी 2025 को यह आयोजन किया गया, 22वां संस्करण था, नई दिल्ली में हुआ। अगला, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। इतनी बार आपका रिवीजन करवा दिया गया है कि आपको रट जाना चाहिए। यूसीसी किस अनुच्छेद के तहत कहा गया भारतीय संविधान में? तो अनुच्छेद 44 मत भूलना भाई, इसको भूल जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसको भूल गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अनुच्छेद 44 भाग 4 में आता है, भारत के नीति निर्देशक तत्व में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है। और इसी में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, जिसमें विवाह, तलाक, गोद, प्रॉपर्टी, इन संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी इसमें डिसीजन है, वो सभी धर्मों में एक समान होने चाहिए। यही है एक समान नागरिक संहिता। इस पर मैंने कई बार वीडियोस भी आपको दी हैं डेडिकेटेड रूप से, और कई बार आपको यहाँ पर भी समझाया हुआ है। खैर, इस समय 2 राज्यों में लागू है यूसीसी, गोवा में और उत्तराखंड में। गोवा में पहले से लागू था, उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य अब बना है, क्योंकि गोवा में तो आजादी से पहले ही था। आगे,
अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसको किसने लिखा है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई भाई, बताओ जल्दी से। इसको लिखा है पंकज मिश्रा ने, ठीक है ना, पंकज मिश्रा ने लिखा हुआ है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। देखो लगातार जो है, लगातार पंकज मिश्रा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये है पंकज मिश्रा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये पुस्तक लिखे हुए हैं। जुगरनॉट बुक्स के द्वारा ये प्रकाशित किया गया हुआ है। गाजा आप जानते हो, गाजा पट्टी जहां पर अभी इसराइल अटैक कर रहा था हमास के लोगों पर। अच्छा, गाजा को टेक ओवर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं। इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, इसको देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाहते हैं गाजा को लेना। कह रहे हैं गाजा को बिल्कुल समतल करेंगे, पहले अभी जो गड्ढे हुए हैं उसको समतल करेंगे, फिर वहां बिल्डिंग बनाएंगे, फिर वहां पर लोगों को बसाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे अपना, ठीक है। चलिए, अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण के एक दिन पहले किस चर्चित ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? अमेरिका जब से आया तब से धुआंधार खेल रहा है भाई, खुले पिच पर डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में खेल रहा है। टिकटॉक पर बैन लगा दिया इन्होंने पहले ही। खैर टिकटॉक पर अमेरिका टिकटॉक टिकटॉक पर ये नहीं लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप, ये जो बाइडन लगा करके गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी इसको तुरंत मतलब हटाए नहीं, बैन हटाए नहीं। ये कहे हैं कि रिव्यू में रखेंगे 90 दिन तक। खैर टिकटॉक वाले जो है 90 दिन तक तो शांत रहेंगे, लेकिन इसके बाद देखा जाएगा क्या होता है, क्या डिसीजन लिया जाता है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। भारत ने तो 2020 में ही इनको निपटा दिया था। और ट्रंप के बहुत सारे क्रेजी क्रेजी डिसीजंस आए हैं, जिसमें जिसकी वजह से ग्लोबल जो है वो मतलब खौफ बना है, बरकरार है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा अप्रवासियों वाला है, प्रवासियों को भेज रहे हैं भर भर के फ्लाइट में, भारत के भी 18,000 आने हैं, 104 की फ्लाइट आ ही चुकी है। दूसरी बात ये इनके दबाव में आकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे दिए। इसके अलावा पनामा पर इन्होंने प्रेशर डाला कि तुम चाइना के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, तुम पर हम कब्जा कर लेंगे। तो पनामा जो है ये बीआरआई मॉडल से बाहर हो गया, है ना, उसको बाहर करवा दिए। इसके अलावा मैक्सिको पर दबाव डाले कि मैक्सिको पर टैरिफ बढ़ा देंगे, कनाडा पर ट्राई बना देंगे। तो मैक्सिको आकर के फिर मिन्नत वगैरह मांगा। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है, तो एक काम करो कि अपने बॉर्डर पे ला करके 10,000 से ज्यादा सैनिक खड़े करो जल्दी से, क्योंकि तुम्हारे बॉर्डर से बहुत ज्यादा घुसपैठिए आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये कर दो तो फिर करने, मतलब सबको पहले ऐसा ऐसा डरा दिए कि उसके बाद वो लोग दौड़ के आए भाई कोई दूसरा उपाय। तो दूसरा उपाय भी खोज करके बैठे थे, ठीक है अच्छा आ गए ना लाइन पे, चलो ये कर लो अब। अगर डायरेक्टली बोलते वो करने को तो शायद कोई ना करता। खैर ये उनकी तरीका है, उनका नीति है। और अभी ये मैक्सिको वाला जो आया है ये तो आज के अखबार में है, आज पढ़िएगा। इस पर तो मैंने वीडियो नहीं दी है, लेकिन बाकी न्यूज़ में आपको पहले भी कवर करा चुका हूँ। और इसके अलावा आप बांग्लादेश में भी देखे आप कि कैसे शेख हसीना अब बोलने लगी, जो अभी तक छिपी हुई थी, है ना, और उधर वो साइलेंट पड़े हुए हैं यूनुस। फिलहाल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग किस देश ने अनावरण किया है? अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, इंटरेस्ट रखते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जबरदस्त जबरदस्त वीडियो दूंगा, पूरा आसान भाषा में सब आपको समझा करके रखूंगा कि दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है। तो मजा आएगा आपको, हम भी मजे से पढ़ाएंगे, आप भी मजे से पढ़ना, बहुत मजा आएगा। क्योंकि दुनिया को अगर समझोगे ना, तो आपको अपने आसपास की जो चीजें घटित होती हैं उसके पीछे कारण क्या होता है, और मतलब आपकी थिंकिंग इतनी ब्रॉड हो जाएगी कि आपको लग जाएगा कि हाँ यार ये चीजें ऐसे काम करती हैं। दुनिया जैसे काम करती है वैसे आपका घर काम करता है, वैसे आपका परिवार काम करता है, वैसे आपका गांव काम करता है, वैसे आपका शहर, आपका स्टेट काम करता है। अगर आप दुनिया वाला नजर रखे हो, जैसे जैसे वहां पर जैसे जैसे अपने स्वार्थ के हिसाब से चीजें सब लोग करते हैं, वही चीजें आज भी चलती हैं हर एक घर में, हर एक गांव में, हर एक शहर में। लेकिन तभी समझ में आएगी जब आप वो वाला, क्योंकि बाहर वाली चीजें ओपन रहती हैं और यहाँ वाले सब छुप के करते हैं। चलिए, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग ये चीन ने बनाई हुई है। और ये कितनी लंबी है पता है? ये 22.13 किलोमीटर लंबी है। 3 घंटे के समय को घटाकर 20 मिनट का कर दिया है इन्होंने। बीजिंग राजधानी है ये, लेकिन झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में है, चीन के। अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है, 9.02 किलोमीटर की सबसे लंबी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है, भारत की, ठीक है ना। नाम क्या है? अटल सुरंग, अटल सुरंग। अगला, पुस्तक को ऑर्डर कीजिए, अपनी बुक भी आई हुई है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की वार्षिकांक पुस्तक है, जबरदस्त ट्रेंड पर चल रही है ये, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, इसको जाकर के ऑर्डर कीजिए। अगर आप 2024 का संपूर्ण करंट अफेयर कवर करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं।
किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? जलवायु, तो जलवायु समझौते से, पेरिस जलवायु समझौते से और डब्ल्यूएचओ से, दोनों से बाहर होने की घोषणा की अमेरिका ने, है ना? अमेरिका। और अब अमेरिका ने ही अर्जेंटीना पर भी दबाव डाला था, है ना? अर्जेंटीना और सऊदी अरब ये लोग ब्रिक्स में शामिल होने जा रहे थे, और ब्रिक्स शामिल हो रहा था, ब्रिक्स मजबूत हो ही रहा है, वो जी 7 को टक्कर दे रहा है। जी 7 में इन्फ्लुएंस है किसका? अमेरिका का। तो अमेरिका नहीं चाहता कि हम हमारे से बढ़िया इकोनॉमी वाला कोई और ग्रुप शामिल हो, खड़ा हो जाए, इसलिए अपने अपने जो सपोर्टर है उनको पीछे खींच रहा है। अर्जेंटीना को दबा लिया था सबसे पहले ही। सऊदी अरब ने कहा कि हम विचार करेंगे, इसलिए वो न्यूट्रल होकर के नहीं शामिल हुआ। अर्जेंटीना अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ही, वो वहाँ पर अर्जेंटीना में है जेवियर माइली राष्ट्रपति हैं, उनको कहा जाता है छोटा ट्रंप। तो वो छोटा ट्रंप जो है ना, वो यही नहीं माने कि ब्रिक्स में नहीं शामिल होंगे, ये कहे अमेरिका की ही राह पर चलेंगे, हम डब्ल्यूएचओ से भी बाहर हो जाएंगे। डब्ल्यूएचओ से अमेरिका बाहर हुआ है, अब अर्जेंटीना भी बाहर हो गया, अभी कल की करंट अफेयर मैंने आपको बताया था। खैर, अमेरिका डब्ल्यूएचओ और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में ये पहले भी हो चुका था। डोनाल्ड ट्रंप जब इससे पहले वाला अपना कार्यकाल कर रहे थे 45वें राष्ट्रपति के रूप में, तभी भी ये बाहर हो चुके थे एक बार, और अभी दोबारा से बाहर हुए हैं। जो बाइडन शामिल कर लिए थे दोबारा से, ठीक है, लेकिन इन दोनों से हुए। पेरिस जलवायु समझौते के बारे में बताऊंगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के बारे में तो आपको सब याद है। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में ये अपनाया गया था, जब G21 की मीटिंग थी। ओह सॉरी, G21 बोल दिए, कॉप 21 की मीटिंग थी। जो कॉप होता है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसे अभी COP 29 वाली हुई है, इस बार कहाँ पर हुई है? बाकू अजरबैजान में हुई है। कॉपी कलम लेकर बैठो, यहाँ से ज्यादा कंटेंट मैं मुंह से बोल देता हूँ, तो कॉपी पेन लेकर के बैठो, तभी मजा आएगा, ठीक है? तो COP 21 की मीटिंग हुई थी 2015 में, भारत और फ्रांस की अध्यक्षता में। और वहां पर इन दोनों ने क्या किया कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जलवायु को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के। क्या क्या डिसीजन? एक तो पेरिस जलवायु समझौता बनाया गया। दूसरा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी इसी में तो स्थापना हुई थी। ये मीटिंग 2015 में जो हुई थी, इसी में तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया था। भारत में गुड़गांव में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया है ना? भारत में गुड़गांव में हेडक्वार्टर बनाया गया है, भारत उसकी अध्यक्षता भी कर रहा है, तो वो भी ध्यान रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी। अगला, और इसके तहत टारगेट क्या रखा गया था? तो वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने का कोशिश करके रखना। ये इसका तापमान का ये लक्ष्य है, पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगला, हाल ही में कहां पर तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है? तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन ये हुआ कोणार्क उड़ीसा में। कोणार्क में, उड़ीसा में, कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है ना। चलिए, तो कोणार्क उड़ीसा में ये आयोजित हुआ। जी किशन रेड्डी जी, जो केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला, अच्छा, इसमें पुरस्कार भी दिए गए थे। राजस्थान पहला पुरस्कार, मध्य प्रदेश दूसरा और महाराष्ट्र तीसरे पर रहा। अगला, कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना, पार्टनर कंट्री बना है? यहाँ पर सदस्य नहीं बना है, पार्टनर बना है। तो ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री जनवरी 2025 में बना है नाइजीरिया। नाइजीरिया ये 9वां पार्टनर कंट्री बना है। ब्रिक्स में आज के टाइम पर 10 देश हैं और 9 पार्टनर कंट्री हैं, ठीक है ना? एक्चुअली में अभी जब रूस के कजान शहर में पिछला वाला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, 2024 का ब्रिक्स में सम्मेलन, ये रूस के कजान शहर में हुआ था। तब उसमें 4 देश जुड़े थे, है ना? यूएई जुड़ा था, सऊदी अरब मना कर दिया, सऊदी अरब कहा अभी हम विचार करेंगे। यूएई जुड़ गया था, ईरान जुड़ गया था, इजिप्ट जुड़ गया था और इथियोपिया जुड़ गया था, ठीक है? तो यूएई और ईरान ये तो आगे एशिया से जुड़ गए, और इजिप्ट और इथियोपिया ये अफ्रीका से जुड़ गए। अर्जेंटीना भी इधर मना कर दिया था, जो दक्षिण अमेरिका से था, और इधर सऊदी अरब मना कर दिया था। लेकिन लास्ट टाइम पर कुछ दिन के बाद और जब समय बढ़ा, तो फिर इंडोनेशिया को भी शामिल कर लिया गया। इंडोनेशिया भी शामिल हो गया, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो नए नए बन करके आए हैं, प्रबाबो सुबियांतो, ये अभी भारत में आए थे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में। कहीं ना कहीं ये भी वही ट्रिक था, क्योंकि कहा जा रहा था, ऐसा मतलब खबरें आई शुरू में कि ये प्रभावो सुबियांतो भारत आएंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान जाएंगे, भारत पाकिस्तान को दोनों को वहां पर बना करके रखते हैं इंडोनेशिया वाले, क्योंकि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है। लेकिन
भारत ने स्टडीज चली, इनको थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया कि आओ तुमको हम ब्रिक्स में शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान के पीछे काहे पड़े हो, पाकिस्तान तो ब्रिक्स में भी नहीं है। खैर, नाइजीरिया जो है ये पार्टनर कंट्री बन गया है। पार्टनर कंट्री कितनी है? पार्टनर कंट्री 9वीं ये बनी है, तो मतलब 8 पहले से थी। इसमें नाइजीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उगांडा, उज्बेकिस्तान ये सब शामिल हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ G7 से मजबूत बना रहे हैं इसको, इसीलिए G7 वाले डर रहे हैं। G7 वाले जब बनाए थे G7, तो वो सबसे जो ताकतवर ताकतवर इकोनॉमी थी उनको शामिल किए थे। हम लोग जो पॉजिटिव इकोनॉमी है उन सबको शामिल कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव इकोनॉमी में भी जो डेवलपिंग है उनको पहले शामिल कर ले रहे हैं, बाकी वालों को अभी पार्टनर बना कर रखे हैं। ठीक है, तो 9 पार्टनर है, 10 सदस्य हैं। आगे 2006 में स्थापना हुई थी। बाकी ब्रिक्स की बच्चों वाला चीज तो आपको रट गया होगा, ये तो मुझे पता है, आइडिया है ना। इतना भी नहीं पता तो फिर भाई एमजेटी एजुकेशन छोड़ दो। एमजेटी एजुकेशन आपके लिए नहीं है। एमजेटी एजुकेशन का मतलब कि बेसिक चीजें आपको रट गई हो, इसके बाद एडवांस लेवल पर आप खेलना शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको करना होगा रेगुलरिटी मेंटेन। एएसआई में पुरातत्वविदों को कहां पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, पुरातत्वविदों ने उड़ीसा में 1200 साल पुराने बौद्ध मठ को खोज निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये जाजपुर जिले में खोजा गया है। इसमें बौद्ध मठ परिसर है, भगवान बुद्ध की पत्थर की मूर्तियां हैं, स्तूप है, मिट्टी के बर्तन है, मनके हैं, बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। ठीक है, अगला, जनवरी 2025 में किसको बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं जस्टिस आलोक आराधे। लगे हाथ इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का भी नियुक्त कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के देवेंद्र कुमार उपाध्याय नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना, तो दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट दोनों ही याद रखना है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और 48वें मुख्य न्यायाधीश ये बॉम्बे हाई कोर्ट के बने हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए। कितने हाई कोर्ट है भाई देश में? 25। 25वां कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश वाला। अगला, सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बदहाल गांव को 17 रहस्यमय मौत के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर में बदहाल गांव है एक, वहां पर ना पिछले दिनों में एक घटना सामने आई कि अचानक से लोग मरने लगे, और मरते मरते 17 लोग मर गए। तो इसके लिए उसको पूरा पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया कि कहीं कोई वायरस वगैरह तो नहीं फैल रहा है यहाँ पर। तो ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की घटना है, इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी। खैर, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, उसके बाद से संख्या रुक गई, लेकिन घटनाएं तेजी से बढ़ रही थी। और ये 17 मौतें एक साथ नहीं हुई थी, कुछ कुछ दिन के अंतराल पर हुआ कर रही थी, इसीलिए लोगों में डर आ गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की? तो इसको शुरू किया हुआ है किस राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ यह सबसे बढ़िया, इन्होंने लॉन्च किया है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। इसके तहत क्या करेंगे? इसके तहत ये 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर जो होंगे, जिनके पास जमीन नहीं है, वो बैगा और गुनिया, इन सबको 10,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। ठीक है, अगला, हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया? पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन, तो ओलंपिक रिसर्च समिट है ये, तो कहां पर होगी? जहां पर ओलंपिक हम लोग कराएंगे। कहाँ कराएंगे? अहमदाबाद में कराएंगे भाई, गुजरात में कराएंगे। ठीक है, गुजरात में कराएंगे, क्योंकि वहीं पर है सरदार पटेल स्पोर्ट इनक्लेव। सरदार पटेल स्पोर्ट इनक्लेव इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप आइडिया लगाओ कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इसी में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है ना, तो वो तो क्रिकेट का है केवल, उस सरदार पटेल स्पोर्ट इनक्लेव के अंतर्गत आता है। सरदार पटेल स्पोर्ट इनक्लेव के अंदर बाकी भी चीजें हैं, बहुत सारे स्पोर्ट के, जो बाकी खेलों के स्टेडियम वगैरह, हॉकी का होगा, फुटबॉल का होगा, सब कुछ, तभी ना हम लोग करवाएंगे ओलंपिक, हर एक गेम का होगा। तो वो स्पोर्ट इनक्लेव इतना बड़ा फैला हुआ है। तो अब उसी की तैयारी को लेकर, क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2036 वाला मिल जाए हमको, 2036 की ओलंपिक की मेजबानी मिल जाए हम लोग को। तो क्योंकि 2032 तक तो फिक्स हो गया है ना। 2024 का भी पेरिस में हुआ, 2028 वाला होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, इसके बाद 2032 वाला ब्रिस्बेन होगा ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन 2036 वाला अभी बिडिंग होनी है, तो उसमें बिडिंग में भारत भाग लेना चाहता है। तो भारत भाग कैसे लेगा? भारत को दिखाना पड़ेगा यहाँ पर कि हम कैपेबल हैं कि नहीं आयोजन कराने के लिए। तो कैसे हम लोग हो दिखाएं, इसके लिए रिसर्च टीम बैठाई गई है। मामला समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगला,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने किस सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दक्षिणी सीमा पर, दक्षिणी सीमा का मतलब मैक्सिको के बॉर्डर पर, ठीक है। अरे भाई, अमेरिका ये बीच में है, ऊपर कनाडा है, नीचे है मैक्सिको, है ना। तो मैक्सिको के बॉर्डर यानी कि अमेरिका का दक्षिणी बॉर्डर, तो इस पर इन्होंने इमरजेंसी घोषणा कर दी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा घुसपैठ यहीं से होती है, सबसे ज्यादा जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो यहीं से आते हैं, और इमिग्रेशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, ट्रंप इसी मुद्दे पर आए हुए हैं। खैर, तो दक्षिणी सीमा पर ये नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की आते ही, और अब जैसा कि मैंने अभी अब ताज़ा अपडेट आपको दिया कि आज की न्यूज़ ये है कि मैक्सिको की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, जब उधर से प्रेशर आया कि भाई हम टैरिफ लगा देंगे, तो फिर वो कहे कि नहीं, ना लगाओ, क्या करें हम, वो बता दो ना, लेकिन टैरिफ ना लगाओ। तो कहें कि एक काम करो कि पूरा अपना बॉर्डर सील कर दो, सेना भर डालो, कोई भी घुसपैठ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, जो आज्ञा। 10,000 से ज़्यादा सैनिक, सोल्जर भेज दिए हैं। किसको आपदा प्रबंधन के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए इस बार इनक्वाइस को सम्मानित किया गया है। इनक्वाइस मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? जो आपदा के मैनेजमेंट के लिए, जो डिजास्टर के मैनेजमेंट के लिए बेहतर काम किया रहता है साल भर, तो उसको दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो 51 लाख की राशि मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है एक। अगला, जनवरी 2025 में किसको बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया? बीएसएफ के एडिशनल डीजी ये नियुक्त किए गए हैं अभी महेश कुमार अग्रवाल साहब। देखिए, महेश अग्रवाल जी अपॉइंटेड एट एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसकी स्थापना 1965 में 1 दिसंबर को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और जीवन पर्यंत कर्तव्य यहाँ का मोटो है। अगला, सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी बनाई भाई, एयर टैक्सी, हवा में उड़ने वाली टैक्सी, ठीक है। और इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। इसे कब से कब तक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? चलिए, सरला एविएशन ने लॉन्च किया है, इन्होंने कहा है 2028 तक हम इसको लॉन्च कर देंगे, अभी प्रोटोटाइप लॉन्च किए हैं, ठीक है। इसको पूरी तरीके से लॉन्च कर देंगे 2028। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है जानते हो? जो कुछ लोग होते हैं, जो बैठते हैं उसके बाद कहते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद कहते हैं उतार दो, हम उतार दो, नहीं जाना है, फोन आ गया, उतार दो। वो कैसे उतरेंगे जब टैक्सी एक बार उड़ जाएगी तो? चलिए, तो ये एयर टैक्सी होगी, हवा में टैक्सी सर्विस ये प्रोवाइड करेगी, 2028 तक रोल आउट हो जाएगा। नाम क्या रखा गया है पूछा जाएगा, नाम आपको बताना, शून्य, शून्य, ठीक है, अंग्रेजी में शून्य। और बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप है सरला एविएशन, ये बनाने का दावा कर रहा है, प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है, आगे इसे पूरा लॉन्च करेंगे 2028 तक पब्लिक के लिए। जनवरी 2025 में कहां पर छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव हुआ? छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव ये बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है, ठीक है। अगला, ये देखिए, बेंगलुरु कर्नाटक में जर्मनी और स्विट्जरलैंड की मदद से। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो वही पुरानी लिस्ट है, अभी भी बरकरार है। फायर पावर इंडेक्स में हम लोग चौथे पर पहले भी थे, चौथे पर अभी भी हैं। फर्स्ट पर अमेरिका रहता है, सेकंड पर रसिया रहता है, थर्ड पर चाइना रहता है। पूरा पूरा सब हर बार की तरह इस बार भी रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है ना। यूके यूएस को ये मिला है 0.0744 का स्कोर, रसिया को 0.0788 का, चाइना को 0.0788 और इंडिया 0.01184 का स्कोर पाया हुआ है। अगला, जनवरी 2025 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 2025 को इस बार था 76वां गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है ना, स्वतंत्रता दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे पर राष्ट्रपति जी जो हैं ये क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। कहाँ पर? कर्तव्य पथ पर, राजपथ था, इसका नाम अब बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, और तिरंगा फहराया जाता है। बाकी 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो लाल किले पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, झंडा चढ़ाया जाता है। खैर, 76वां था इस बार। मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबाबू सुबियांतो, ये पॉइंट याद रखना। इंडोनेशिया के नए नए राष्ट्रपति बने हैं, ये इस बार मुख्य अतिथि थे अपने 26 राउंड। थीम पूछा जाएगा तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। जनवरी 2025 को कहां पर भारत का सबसे पुराना पुस्तक बोई मेला शुरू किया गया? तो बोई मेला सबसे पुराना पुस्तक है, मेला है, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में होता है, और सबसे बड़ा बुक फेयर है, ठीक है ना, पुस्तक के लिए। तो साल्ट लेक सिटी कोलकाता में हुआ। अगला,
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की? दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये जामनगर गुजरात में बनेगा, जहां पर इनके बेटे की हुई थी शादी, अनंत अंबानी की। ठीक है, वहीं पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। चलिए, एनवीडिया कंपनी की मदद से ये बनाया जाएगा। अगला, भारत डीप ओशन मिशन के तहत अपनी पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च करेगा। कितने मीटर गहराई तक जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6000 मीटर की गहराई तक जाने का लक्ष्य रखा गया है। नाम रखा गया है मत्स्या 6000। मत्स्या 6000 समुद्रयान है। समुद्रयान मतलब कि समुद्र के अंदर जाएगा अपना, और समुद्रयान मिशन करेगा भारत, जैसे गगनयान मिशन गगन में जाने के लिए, चंद्रयान मिशन चंद्रमा पर जाने के लिए, शुक्रयान मिशन शुक्र पर जाने के लिए, मंगलयान मिशन मंगल पर जाने के लिए। ऐसे हम लोग करने जा रहे हैं समुद्रयान, समुद्र में जाने के लिए। नाम इसका होगा मत्स्या 6000। तो 6000 इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि 6000 मीटर की गहराई में जाना है। ठीक है ना, मत्स्या 6000 भी याद रखना। तो डीप भारत डीप ओशन मिशन के तहत किया जाएगा। अगला, अगले वर्ष तक होगा। वर्ष 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? पद्म पुरस्कार नागरिक सम्मान है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह अनाउंस होता है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 139 पद्म पुरस्कारों का अनाउंसमेंट किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें पद्म विभूषण से 7 को सम्मानित किया जाएगा, पद्म भूषण से 19 को सम्मानित किया जाएगा, और पद्मश्री से 113 को सम्मानित किया जाएगा। अभी लिस्ट अनाउंस होती है, उसके बाद फिर आगे चल करके अप्रैल मार्च में कोई सही दिन देख करके बुला करके सबको सम्मानित कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें 23 महिला विजेता होंगी, 10 इसमें विदेशी एनआरआई हैं, और मरणोपरांत 13 को मिल रहा है ये पुरस्कार। टोटल 139 मिल रहा है। भारत रत्न अभी 2025 के लिए किसी को अनाउंस नहीं किया गया है। इन फ्यूचर हो सकता है अनाउंस कर दिया जाए, या हो सकता है ना भी मिले। अच्छा, एक चीज और कि 7 पद्म विभूषण जो है इनका नाम याद कर लो, क्योंकि पद्म विभूषण पूछा जाएगा। इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी दी है, वो वीडियो देख लेना आप। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। दुर्वुर नागेश्वर रेड्डी, ये चिकित्सा संबंधित है, तेलंगाना के हैं, इनको मिलेगा। रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, लोक सेवा में, इनको चंडीगढ़ के हैं, इनको दिया जाएगा। ठीक है, मैं इधर हो जाता हूँ। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला संबंधित है, गुजरात की, इनको दिया जाएगा। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला से संबंधित है, कर्नाटक के, इनको दिया जाएगा। एम.टी. वासुदेवन नायर, मरणोपरांत इनको मिलेगा। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, केरल के हैं, साहित्य शिक्षा के लिए दिया जाएगा। ओसामू सूजुकी, व्यापार उद्योग के लिए मरणोपरांत दिया जाएगा, पद्म भूषण भी पा चुके हैं ये। और श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत मिलेगा, कला संबंधित है, बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, और इनको भी मिलेगा। ठीक है, अगला, नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें सही शीर्ष पर है भाई उड़ीसा। इसकी वित्तीय हालत बहुत अच्छी है, फिस्कल हेल्थ अच्छी है। ठीक है, तो नीति आयोग हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है। उड़ीसा टॉप पर रहा, छत्तीसगढ़ दूसरे पर, तीसरे पर रहा गोवा। ठीक है, नीति आयोग एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? कमेंट करके मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला, 25 जनवरी 2025 को भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का निधन हो गया। इनका क्या नाम था? इनका नाम था के.एम. चेरियन। के.एम. चेरियन साहब अब नहीं रहे। इंडिया के फर्स्ट सक्सेसफुल कोरोनरी आर्टरी सर्जरी के ये जनक कहे जाते हैं, और इनका निधन हो गया है। ठीक है ना, इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, प्रिया एम मेनन ने लिखा है, नाम है हैंड ऑफ गॉड। हैंड ऑफ गॉड। अगला, 76वें गणतंत्र दिवस पर किसकी झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो भाई, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार इस बार भी जीत लिया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने दोनों कैटेगरी में जीता हुआ है, एक तो पीपुल चॉइस कैटेगरी में और एक ओवरऑल कैटेगरी में। पीपुल चॉइस कैटेगरी में ये पुरस्कार वोटिंग के आधार पर किया गया डिसाइड, MyGov.in पर वोट कराया गया था, तो उसमें 40% वोट मिला उत्तर प्रदेश की झांकी को। उत्तर प्रदेश की झांकी जो थी ये कुंभ मेले पर आधारित थी, है ना, और महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इस थीम पर आधारित थी, ये जीत गई। अच्छा, पीपुल चॉइस कैटेगरी में गुजरात दूसरे पर है, हरियाणा तीसरे पर है, लेकिन ओवरऑल कैटेगरी में दूसरे पर त्रिपुरा है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश तो दोनों में पहले पर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला, संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने कितने संशोधन के साथ वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी। वक्फ संशोधन विधेयक, इसको जेपीसी की मंजूरी मिल गई है 14 लेकिन परिवर्तन करने के बाद जेपीसी के पास भेजा गया था।
ये आपको जगदम्बिका पाल दिखेंगे। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इस कमेटी को ये वक्फ संशोधन विधेयक वाला काम सौंपा गया था कि भाई इसमें देखो क्या क्या चीज सुधार किया जा सकता है, उसके बाद फिर यहाँ पर लाओ दोबारा पेश किया जाए। तो इन्होंने 14 बदलाव बताए हैं, उसके बाद से सक्सेसफुली अब ये पास कर दिए हैं। तो अब इनके बाद से आएगा तो भाई यहाँ पर बिल पेश होकर के पास हो जाएगा और बन जाएगा एक नया नियम, ठीक है, वक्फ बोर्ड को लेकर के। तो इनकी अध्यक्षता में 31 सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया था, हालांकि एक लोग निकल गए थे। अगला, बाकी जिनको डिटेल में देखना है तो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख लेना। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 इसका उद्घाटन संस्करण यानी पहला संस्करण किसने जीता है? तो ये पहला संस्करण हुआ अभी और ओडिशा वॉरियर्स ने जीत लिया है। ये हॉकी के लिए, महिला हॉकी के लिए एक लीग था। लीग टूर्नामेंट जैसे आईपीएल होता है, डब्ल्यूपीएल होता है, प्रो कबड्डी लीग होता है, ऐसे ये भी था लीग मैच, ठीक है ना। भारत की ही टीमें थी, अन्य 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 राज्यों की और टीमों की। तो इसमें सूरमा हॉकी क्लब को हराकर ओडिशा वॉरियर्स ने जीत लिया हुआ है। सविता पूनिया इसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड पाई हुई है। अगला, जनवरी 2025 में किस राज्य में 5 दिवसीय सांभर महोत्सव मनाया गया? सांभर फेस्टिवल वहां मनाया जाता है जहां पर सांभर झील है। कहां पर है? राजस्थान में है। तो सांभर महोत्सव वहीं पर आयोजित किया जाता है। सांभर फेस्टिवल, सांभर झील जो है ये भारत की सबसे खारी झील है। भारत की सबसे खारी झील है, ये बात याद रखना। इस महोत्सव को अभी 2023 में ही शुरू किया गया था और 1990 को सांभर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। अगला, किस राज्य सरकार ने 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर गरीबों और वंचितों के लिए इंदिरा अम्मा इंदु आवास योजना शुरू की? इंदिरा अम्मा इंदु आवास योजना ये तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू की हुई है और ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई योजनाएं उन्होंने शुरू की। 3 प्रमुख योजनाएं थी। कौन कौन सी थी? रायथू भरोसा, इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदुलू, ठीक है ना। अच्छा, ये पूरा मैं पीडीएफ आपको देता हूँ फ्री में। पीडीएफ कहाँ पर मिलती है? टेलीग्राम पर मिलती है। पीडीएफ से आप रीडिंग भी एक बार लगा दिया करो, ठीक है ना। पढ़ने के बाद एक बार पीडीएफ से रीडिंग लगा लिया करो तो रिवाइज हो जाएगा। चलो, तो फिलहाल और तुरंत मैं देता नहीं हूँ पीडीएफ, क्यों? नहीं तो आप वीडियो नहीं देखोगे। एक बार पहले वीडियो देखो और पीडीएफ अगले दिन दिया जाएगा, तो फिर अगले दिन पीडीएफ पढ़ लेना। टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लो। खैर, बेघर दलित आदिवासियों के लिए आवास योजना है इंदिरा अम्मा इंदुलू। आत्मीय भरोसा जो है ये भूमिहीन कृषि मजदूरों को के लिए है और रायतू भरोसा जो है ये कृषि योग्य भूमि के लिए है ये। अगला, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये आयोजित हुआ और इसका पुरुष एकल मानुष शाह ने या मनीष शाह ने जीत लिया हुआ है। महिला एकल किसने जीता? दिया चितले ने महिला एकल जीता है, ठीक है। तो 19 से 26 जनवरी तक ये टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया गया है। गुजरात के सूरत में आयोजन हुआ था। अगला, गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने ओवरऑल कैटेगरी में जीता है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार? जैसा कि मैंने आपको बताया, ओवरऑल भी पूछा जाएगा। ओवरऑल कैटेगरी और पीपुल चॉइस कैटेगरी दोनों में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है, लेकिन दूसरा तीसरा का स्थान बदला है। यहाँ पर त्रिपुरा सेकंड पर रही है और आंध्र प्रदेश जो है ये थर्ड पर रही है ओवरऑल कैटेगरी में, ठीक है ना। और तीनों की झांकियां, तीनों की थीम याद कर लो। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये थी उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम। त्रिपुरा की झांकी की थीम खर्ची पूजा पर आधारित थी। शाश्वत श्रद्धा, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा। और आंध्र प्रदेश की जो झांकी रही ये एतिकोप्पा बुम्मालू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने, ये थीम थी इसकी, ठीक है। अगला, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर लॉन्च किया गया। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, इस बार भारत पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, पहली बार। तो उसके लिए उससे पहले प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग राष्ट्रीय स्तर का कराकर। तो ये राष्ट्रीय स्तर का पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होगा और ये होगा तमिलनाडु में। जो विश्व वाला होगा वो होगा नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये इसका मस्कट है, एक चक्के पर दौड़ता हुआ हाथी, और ये तमिलनाडु में 17 से 20 फरवरी तक होगा, ठीक है। और पहली बार भारत जो करेगा वो नई दिल्ली में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक करेगा। तो ये थे साथियों जनवरी महीने के पार्ट 2 के करंट अफेयर। पार्ट 1 भी अगर आप देख लियो, पार्ट 2 भी देख लियो, तो आपका जनवरी महीना कंप्लीट डिटेल के साथ।
आपको एक एक घंटे में एक एक क्लास दे करके मैं 2 पार्ट में 1 महीने का कंटेंट देता हूँ, यानी 2 घंटे में। उसके बाद भी उसमें दिवस वाले क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, और भी कोई जो वन लाइनर होता है वो नहीं लिया जाता है। क्यों? जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन दिया जा सके, ठीक है? तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं टेबल में दे देता हूँ। ये टेबल आपको पीडीएफ में मिलेगी, और उस पीडीएफ से आप जो है रीडिंग लगा करके टेबल कंटेंट भी याद कर सकते हो। तो ये प्रमुख दिवस हैं, इनको तैयार कर लेना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आयोजन सम्मेलन से, इनको तैयार कर लेना। इसके अलावा ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको तैयार कर लेना। ये प्रमुख सूचकांक हैं, इनको याद कर लेना, तैयार कर लेना। ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। एमजीटी ऐप पर इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह भी मिलेगी। बुक नहीं ऑर्डर की हो तो बुक ऑर्डर कर लो। ई बुक जो है 10 रुपए में हुई है 2 दिनों के लिए, फटाक से जाओ उसको परचेज कर लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।